हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? बढ़िया, मज़े में चल रहा है पढ़ाई? तो आज हमारी जो है प्रोजेक्टाइल मोशन जो कंटिन्यू चल रहा था, मैंने शुरू में बताया था कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसके लिए आप लोगों को पूरा प्रिपेयर होना चाहिए। ओके, तो आज आप जैसे स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज। ठीक है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज। तो लिख के तैयार रखिए, तब तक हम अपना क्लास को चालू करते हैं। ओके, टॉपिक क्या है हमारा? क्या टॉपिक है? द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज। ओके, रेंज तो रेंज तो आप लोग समझ गए होंगे, है ना? क्या पढ़े होंगे? रेंज तो आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना? क्या फॉर्मूला? समान प्रास के लिए थोड़ा सा वीडियो सेट करना पड़ता है, नहीं तो ये गिर जाता है। ठीक है, गुड। तो समान प्रास के लिए हमको क्या करना है? समान प्रास के लिए प्रक्षेप कोण, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं, आपको थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, 40 डिग्री, 40 का 50 और 60 डिग्री। तो इसका हमको प्रोजेक्टाइल मोशन में हम देखे थे, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पृथ्वी की सतह पर ले जाकर फेंकते हैं तो वो क्या करता है कि दूसरे पॉइंट पर जाकर गिरता है। इसका पथ कैसा होता है? परवलयाकार, पैराबोलिक होता है इसका पथ, है ना? तो इसमें हमने बहुत सारे उसकी उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट सब कुछ निकाला था फॉर्मूला। तो आज का टॉपिक क्लियर है। तो इसमें हमको ये देखना है कि यदि परास समान हो तो उसका प्रक्षेप कोण इक्वल होंगे कि अनइक्वल होंगे, कैसा होगा? ठीक है, तो एक ही क्षैतिज परास का दो प्रक्षेप कोण होते हैं। एक ही क्षैतिज परास के लिए क्या होते हैं? दो प्रक्षेप कोण होते हैं। जब हम प्रक्षेप को, हमने एक फार्मूला निकाला था क्षैतिज परास का, जब हम प्रक्षेप को क्षैतिज से, है ना, जब हम प्रक्षेप को, प्रक्षेप माने जो इसको हम फेंकते हैं, क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए, जब हम प्रक्षेप को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए इनिशियल वेलोसिटी u से क्या करते हैं? प्रोजेक्ट करते हैं। तो प्रक्षेप द्वारा जो क्षैतिज वेग प्राप्त करता है उसकी वैल्यू कितनी थी? r1 इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्लियर? इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट सुन लीजिए थोड़ा सा। When an angle is projected, when लिखिए, when an angle is projected with a velocity u, क्या लिखे? when projected, है ना, when an object is projected with an velocity u making an angle theta with the horizontal direction, making an angle theta with the horizontal direction, then horizontal range equal to r1 equal to u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यदि मान लीजिए उस प्रक्षेप को उसी स्थान पर, यदि मान लीजिए उसी ऑब्जेक्ट को उसी स्थान पर क्षैतिज से 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री मीन्स 90 डिग्री मान थीटा। अब यदि उसी ऑब्जेक्ट को, उसी प्रक्षेप को उसी स्थान पर 90 डिग्री कम, माने 90 डिग्री थीटा से कोण बनाते हुए और वेग u से हम क्या करते हैं? प्रक्षेपित करते हैं, तो उस प्रक्षेप द्वारा जो क्षैतिज परास होगा कितना हो जाएगा? r2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 90 थीटा के जानो 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन जी। इसको ब्रेक करते हैं, u स्क्वायर साइन 2 को 90 से 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन जी। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा है। तो u स्क्वायर साइन कितना होगा? 2 थीटा अपॉन
जी। ये हमको R1 आया जब थीटा कोण पर और जब 90 डिग्री कोण थीटा पर। तो क्या आप देख रहे हैं R1 इज इक्वल टू R2 है ना कि नहीं। यदि हम थीटा कोण से या 90 डिग्री से कम थीटा कोण प्रक्षेपित करते हैं तो दोनों के लिए 36 प्रास का मान क्या होता है, समान आता है। देख रहे हैं आप 36 प्रास की वैल्यू क्या होती है, इक्वल आती है। इस प्रकार लिख लीजिए, इस प्रकार यदि प्रक्षेप को चाहे 36 से थीटा घड़ी कोण बनाते हुए फेंका जाए तो 36 प्रास का मान उतना ही होता है ना। Thus the horizontal range of the same, thus the horizontal range, क्या लिखे, thus the horizontal range is the same whether the angle of projection of an angle is theta or 90 degree theta from the horizontal range। ओके, माने इस बार प्रक्षेप का 36 प्रास सेम आता है, चाहे इसको थीटा कोण बनाते फेंका जाए या 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको उतार लीजिए जल्दी से, और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, है ना। मुझे मालूम है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। क्या लिखिएगा लास्ट में आप, प्रक्षेप को then thus the horizontal range and the same whether the angle of projection and angle is theta or 90 degree theta with the horizontal direction। अब लिखिए, माना यदि किसी प्रक्षेप को, फिर से लिख लीजिए, यदि किसी प्रक्षेप को क्या लिखोगे, यदि किसी प्रक्षेप को विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अब हम देखेंगे विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यदि किसी प्रक्षेप को, प्रोजेक्टाइल को 36 से कितना कोण बनाते हुए, 90 डिग्री माइनस थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है। क्या लिखोगे, यदि किसी प्रक्षेप को 36 से 90 डिग्री माइनस थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है तो ऊर्ध्वाधर दिशा में, माने वर्टिकल डायरेक्शन है, ऊर्ध्वाधर दिशा में उसका प्रक्षेप कोण कितना होगा, थीटा ही होगा। 36 से 90 डिग्री थीटा कोण बना रहे तो ऊर्ध्वाधर में कितना होगा, 9 थीटा ही होगा। इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय, इसका अर्थ हुआ कि 36 प्रास का मान जो हॉरिजॉन्टल रेंज, माने हॉरिजॉन्टल रेंज का मान उतना ही होगा चाहे 36 दिशा से प्रक्षेप कोण थीटा हो अथवा ऊर्ध्वाधर दिशा से कितना हो, कोण थीटा हो। ठीक है, माने 36 प्रास का मान क्या होगा, थीटा ही होगा, चाहे 36 से चाहे ऊर्ध्वाधर से। एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, थीटा। ओके, लिख लीजिए, एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन of 90 degree minus theta with the horizontal is equivalent to an angle theta on the vertical, है ना। कितना हो जाएगा, थीटा होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, it implies that the horizontal range is same, it implies that the horizontal range is the same whether the theta is angle of projection with the horizontal or with the vertical। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि 36 प्रास का मान उतना ही होगा चाहे 36 से प्रक्षेप कोण थीटा हो चाहे ऊर्ध्वाधर से कितना हो, कोण थीटा हो। थोड़ा आवाज़ बैठा हुआ लग रहा है सर्दी से, इसे थोड़ा सा लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ। अब मान लो अपना अगला टॉपिक लिखते हैं, किसी भी वस्तु को, है ना, किसी वस्तु को इफ एनी ऑब्जेक्ट गिवन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यदि किसी वस्तु को दिया गया 36 वेग ड्यू टू ग्रेविटी, मैंने त्वरण जी के कारण, मैंने यदि किसी वस्तु को 36 वेग दे रहे हैं तो वह किससे प्रभावित होगा, उत्पन्न ऊर्ध्वाधर वेग से प्रभावित नहीं होगा। 36 वेग दे रहे हैं तो वह क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी या वर्टिकल एक्सीलरेशन वेग से प्रभावित नहीं होगा। इसका मतलब एक उदाहरण दिखाते हैं, यदि एक गेंद को छत से गिराएं, ठीक है, यदि एक गेंद को मैं छत से गिराता हूं और दूसरी गेंद को 36 दिशा में फेंकता हूं तो दोनों गेंदें एक ही समय पर पृथ्वी पर पड़ेगी किंतु स्थान अलग अलग होगा। ठीक है, मैं लिखाया क्या, यदि किसी वस्तु को दिया गया 36 वेग त्वरण जी के कारण उत्पन्न ऊर्ध्वाधर वेग से प्रभावित नहीं होगा। यदि एक गेंद को मैं 36 से फेंक रहा हूँ यदि, और दूसरा गेंद को ऊर्ध्वाधर से गिरा रहा हूँ तो दोनों क्या होंगे, एक ही समय पर गिरेंगे लेकिन स्थान क्या होगा, अलग अलग होगा। अगला टॉपिक लिख लीजिए,
यदि किसी वस्तु को यदि किसी ऑब्जेक्ट, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले समझ जाए, अपने वन वर्ड्स में लिख लीजिएगा। यदि किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी तल के बजाय कुछ हाइट पर ले जाए, क्या ले जाएंगे? यदि किसी वस्तु को पृथ्वी तल के बजाय पृथ्वी तल से ऊपर कुछ उठाकर फेंका जाए, तो अधिकतम 36 प्रास, क्या होगा? किसी वस्तु को पृथ्वी तल के बजाय पृथ्वी तल से कुछ फेंका जाए तो अधिकतम 36 प्रास प्राप्त करने के लिए हमको 45 डिग्री से कुछ छोटे कोण पर फेंकना चाहिए। तो मान लो किसी वस्तु को हम पृथ्वी तल से ऊपर ले जाएं तो मैक्सिमम अगर हॉरिजॉन्टल फाइंड करना है तो उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा लेस देन 45 डिग्री होगा, है ना। और यही कारण है, देखते हो जो भाला फेंक जो होता है, गोला फेंक, भाला फेंक, जो उसके जो एथलीट्स होते हैं ना, जिसको जैवलिन थ्रो और क्या बोलते हैं, डिस्क थ्रो, अधिकतम 36, बहुत अधिकतम माने उनको क्या करना है, अधिकतम 36 प्राप्त करना है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत दूर से दौड़ के आते हैं, है ना। और वो एक मान लो ये एथलीट्स हैं और ये पकड़े तो काफी, और यहाँ इनको यहाँ से बॉर्डर यहाँ से फेंकना है तो काफी दूर से आएंगे, और ये इसका ये लेस देन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो वो जो फेंकते हैं वो 90 डिग्री 45 डिग्री से कम कोण में बनाते हैं ताकि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज उन लोग फाइंड कर सके। क्लियर हुआ ये टॉपिक? अब अगला टॉपिक लिखिए कि जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है, ये द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल भी पैराबोलिक, है ना। हमको मालूम है कि जो प्रोजेक्टाइल है उसका पथ क्या होता है, परवलाकार है, जो 100% श्योर है। लेकिन यह तभी होता है जबकि त्वरण क्या हो, कांस्टेंट हो, अचर हो, ठीक है। इसके लिए कंडीशंस क्या है कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, प्रक्षेप के वेग की त्वरण, प्रक्षेप के वेग की दिशा, जो हम प्रक्षेप फेंक रहे हैं उसकी दिशा त्वरण की दिशा से अलग हो। पहला क्या होगा, त्वरण कांस्टेंट हो, और प्रक्षेप के वेग की दिशा त्वरण की दिशा से क्या होगा, अलग हो, है ना। अब पृथ्वी तल पर प्रक्षेप गति, हमको मालूम है कि पृथ्वी तल पर प्रक्षेप गति में गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है, अतः प्रत्येक का पथ, है ना, अतः प्रक्षेप का पथ क्या होता है, कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। किसकी कंडीशन में, निम्न कंडीशन में। कौन सा कंडीशन होगा, अब हम देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या प्रक्षेप का पथ कहता है पैराबोलिक होता है तभी होगा। प्रक्षेप का पथ जो होता है प्रोजेक्टाइल, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल दिस इज पैराबोलिक। इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, त्वरण कांस्टेंट होना चाहिए। त्वरण क्या हो जाएगा, नियत होगा, और जब त्वरण नियत होगा तो, और दूसरा क्या, प्रक्षेप के वेग की दिशा, जो प्रक्षेप के वेग की दिशा है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डिफरेंट ऑफ एक्सेलरेशन। इसके लिए क्या कंडीशन है, लिखवा देते हैं, चलिए लिखिए। पहला, ऊपर जाने पर जी का मान घटने लगता है ना। हमको मालूम है जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, उसका धीरे धीरे जितना आप वेग से फेंकेंगे मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है, वेलोसिटी 0 होता है, जी का मान घटने लगता है। तो प्रक्षेप अधिक ऊंचाई तक ना जाए, मन एकदम ऊंचा नहीं फेंकना चाहिए, जितना होना सके ऐसा क्षैतिज फेंकना चाहिए। दूसरा, अलग अलग स्थानों पर दो जी की वैल्यू होती है हर स्थान पर। ये जी जो होती है ना, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू सभी जगह समान नहीं होती, अलग अलग जगह पर इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसके लिए हमको याद रखना चाहिए कि इसका हॉरिजॉन्टल रेंज ज़्यादा ना हो, क्योंकि जी की वैल्यू डिफरेंट है डिफरेंट प्लेस। हमको ही कोशिश करना चाहिए जो प्रक्षेप का जो क्षैतिज प्रास हो क्या हो, ज़्यादा दूर तक नहीं हो, ठीक है। चलिए लिखिए तीसरा, चलिए 2 ही काफ़ी है। तोप से छोटे गोले का पथ तो परवलाकार होता है किंतु बहुत दूर तक मार करने वाली जो इंटर कंडीशनल बैलिस्टिक मिसाइल है ना, उसका पथ परवलाकार नहीं होता, है ना। और तीसरा चीज़, एक चीज़ और लिख लीजिए कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। शुरू में
वेग जो होगा वो अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो एयर रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं होगी। ये 3 कंडीशन मैंने लिखाया आपको, ठीक है। तो देख लीजिए, उधर आता हूँ देखने के लिए कैसे कैसा लिखे हैं। आप सो रहे हो, हैं लिख रहे हो, सो रहे हो? चलिए ध्यान दीजिए, इधर पढ़ने आए कि सोने आए हो? आप हंस रहे हो? हाँ, ओके, बैठिए। तो लिख लिए? ओके, ठीक। अब हम अगला टॉपिक हमको क्या देखना है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जिसको हम क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति। मान लो कोई, यदि आप क्या करते हो, बहुत सारे एग्जांपल आप वृत्तीय गति का देखें। देखिए टॉपिक ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम क्या करते हैं, इसको मिनिमम उसमें समझा दिए हैं। आप लोगों के लिए वीडियो बना देते हैं, बाकी क्लास तो अटेंड करते हैं, घर में जाके इस वीडियो को देखिए, अच्छे से वॉच करिए। अब देखेंगे सर्कुलर मोशन। आप एक धागा लीजिए, उसे पत्थर बांधिए, उसको गोल गोल घुमाइए, ये हो गया सर्कुलर मोशन। जो प्लैनेट होते हैं, उपग्रह, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये सूर्य के चारों ओर गति करते हैं। आप अपन देखेंगे सैटेलाइट ऑफ मोशन में इसको डिटेल देखेंगे तो ओके, ठीक है। तो अगला टॉपिक डाल लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या डालेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, क्या अगला टॉपिक हमारा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। क्या लिखोगे? जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग में, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग में, ये हो गया, ठीक है। क्या लिखोगे? जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग में अर्थात वृत्त की परिधि पर, परिधि का मतलब कितना होता है? 2π, ठीक है। ये सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 360 डिग्री। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग में अर्थात वृत्त की परिधि पर गति करती है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को हम क्या करते हैं? मोशन इन सर्कुलर ट्रैक। When a particles moves, क्या लिखोगे? When a particle moves on a circular path on the circumference of a circle, its motion is known as, या called, जो भी बोल सकते हो, इसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जब कोई वस्तु एक समान चाल, मान लो कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय मार्ग में गति करती है, एक समान चाल से, मतलब चाल उसकी क्या होती? समान होती है। और जब वो वृत्तीय गति करती है, इसका मतलब ये हो गया कि समान समय अंतराल में, है ना, समान समय अंतराल में उसकी परिधि में क्या करती? समान दूरी तय करती है। इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ से यहाँ पर तय की गई दूरी, यहाँ से तय की गई, यहाँ से मान लो कितना समय ले रही है? T1, ये भी T1, ये भी T1, ये भी T1। तो समान समय अंतराल में क्या कर रही है? ये समान दूरी वृत्त की परिधि पर तय करती है। चाहे समय अंतराल हम चाहे तो कितना भी छोटा ले सकते हैं। तो वस्तु की जो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, व्हेन ए पार्टिकल्स performs uniform motion along a circular path, it's क्या लिखोगे? When a particles performs uniform circular motion along a circular path, it, है ना, along the circumference during in the same interval of time, whatever small the time interval may be, its motion is known as uniform circular motion. ओके, तो ग्रह व तारे की गति
बाल्टी को आप ऐसे से उठाओगे गति, जो चक्के की गति, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो आप लोग देख देख के लिख लेना, छोटे क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अगला टॉपिक लिख लो आप, एंगुलर वेलोसिटी। क्या लिखोगे? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का क्या डिफिनेशन है? इट इज डिफाइंड, क्या लिखोगे? चलो इसमें लिख दीजिए, कोणीय वेग। ठीक है, इसका डायग्राम बना देंगे। समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को, समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। क्या लिखोगे? समय के साथ कोणीय विस्थापन में, जहाँ पे देखिए रेट लगता है समय, तो उसको अपन क्या, समय को टी लेते हैं। समय के साथ कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा थीटा है, ये क्या टाइम इंटरवल। समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलेंगे? कोणीय वेग कहते हैं। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा ई। और एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम ये डिफाइन करेंगे इसका वेक्टर के फॉर्म में। तो समय के साथ कोणीय विस्थापन की दर को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं कोणीय वेग। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। इंग्लिश मीडियम में लिख दें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, विद टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, लिख लीजिए, ये छोटे क्लास में पढ़ते हैं, लिखा देता हूँ। माना कोई लेट पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम P1 टू P2 इन द, डायग्राम बनाते हैं। देखो दिया डायग्राम, लेट पार्टिकल मूव्स, माना कि कोई वस्तु, देखिए इसमें डायरेक्शन अपवर्ड है ऊपर, इसमें डायरेक्शन अपवर्ड। डायरेक्शन को मैं वेक्टर के फॉर्म में निकल के बताऊंगा, अभी लिख लीजिए। व्हेन पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम P1 टू P2 इन द टाइम इंटरवल डेल्टी, माना कि कोई वस्तु P1 से P2 तक वित्तीय पथ में गति कर रही है, लिया गया समय कितना है? डेल्टी है, और इसका कोणीय विस्थापन है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? थीटा है। मान लो कोई वस्तु P1 से P2 तक P1 से P2 तक दूरी तय करने में, वित्तीय पथ में P1 से P2 तक तय करने में कितना समय ले रही है? डेल्टी। तो कोणीय विस्थापन कितना होगा? डेल थीटा। ठीक है, लेट द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम P1 टू P2 इन द टाइम इंटरवल कितना है? डेल्टी। एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? थीटा। देन द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये लिखा है मैंने, ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी। ठीक है, लिख लिए ओमेगा का। इफ, अगर मान लो ये है ना, इसको और डिफाइन कर देंगे, बहुत तरीके से डिफाइन करने। इफ डेल्टी इज टू स्मॉल, माने बहुत छोटा हो समय का मान। इफ डेल्टी इज टू, टी डबल ओ, टू स्मॉल, डेल्टी इज टू स्मॉल, देन P1 एंड P2 विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। यदि समय का मान बहुत कम होगा तो ये स्थिति जो थी, P1 और P2 एक दूसरे के बहुत क्या होंगे? नियरेस्ट होंगे, नज़दीक हो रहेंगे। अंडर दिस कंडीशन, इस स्थिति में, अंडर दिस कंडीशन द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इन अंडर दिस कंडीशन द एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब समय का मान बहुत कम होगा और P1 और P2 बहुत कम होंगे, नज़दीक होंगे दूसरे के, तो इस प्रकार के कोणीय वेग को हम क्या करते हैं? तात्क्षणिक कोणीय वेग। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ओमेगा पे लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल टी 0 और डेल थीटा अपॉन डेल टी। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी क्या हमारे पास? डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, क्या हो गया? डी थीटा अपॉन डी टी। कोई समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एंगुलर वेलोसिटी है,
उसको हम अब वेक्टर फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, तो लिख लीजिए, देखिए डायग्राम बना लीजिए जल्दी। इसका नेचर कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, जल्दी करिए। हमारी वीडियो कितनी लंबी हो गई है, 25 मिनट की, ज़्यादा लंबी नहीं हुई है। और आप लोग इस वीडियो को हमारे देखते रहिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है, आपकी पूरी जानकारी है। तो देखिए औसत कोणीय वेग भी बोलते हैं इसको एंगुलर पे। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए, एक और डेफिनेशन लिख दिए। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द, क्या लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू अंडरगोज द डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय, ऐसा भी लिख सकते हैं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, सब लिख सकते हैं, है ना। अब इसका नेचर हम कैसे देखेंगे, नेचर देखेंगे, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, नेचर। तो ये सब मिटा देता हूं मैं, ठीक है। नेचर, देखिए कोणीय वेग एक सदिश राशि है, एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द, क्या करेंगे, कोणीय वेग एक सदिश राशि है, इस, है ना, इस दिशा में कोण, इसकी दिशा जो होगी कोणीय विस्थापन की दिशा के अनुदिश होती है। क्या करोगे, एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कोणीय विस्थापन की दिशा में होती है। अब देखिए एक एंटी क्लॉक होता है, घड़ी कैसे घूमती, सुई ऐसे घूमती है ना, ऐसे, उसको लिखेंगे एंटी क्लॉक कैसे होगा, एक होगा क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का यहाँ पर बहुत मायने होता है, लिख लीजिए, लिखा देता हूँ। इफ द पार्टिकल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यदि कोई कण उल्टा घूम रहा है वामावर्त दिशा में, इफ द पार्टिकल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द एंगुलर इज अलोंग द, देन द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, ठीक है। जब कोई कण वामावर्त दिशा में गति कर रहा है तब इसका जो डायरेक्शन कैसे होगा, आउटवर्ड हो जाएगा, है ना, ऑफ द प्लेन ऑफ द रोटेशन। अब मान लो इफ द पार्टिकल रोटेट, यदि कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, दक्षिणावर्ती दिशा में घूम रहा है, इफ द पार्टिकल रोटेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उस स्थिति में ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, देन द ओमेगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ डायरेक्टेड इनवर्ड्स, ठीक है, वामावर्त में आउटवर्ड और दक्षिणावर्त में इनवर्ड, द प्लेन ऑफ द रोटेशन। लिख लीजिए। हमें कोणीय वेग क्या है, बताने सदिश राशि है, इसकी दिशा कैसे लेंगे हम, कोणीय विस्थापन की दिशा की अनुदिश होती है। यदि कोई वस्तु वामावर्त दिशा में घूमती है तो कोणीय वेग ओमेगा की दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर होगा, है ना। यदि कोई वस्तु वामावर्त दिशा में घूमती है तो कोणीय वेग ओमेगा की दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश क्या होगी, ऊपर की ओर होगी। किंतु कोई वस्तु दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, माने घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में घूमती है, तब उसकी दिशा कैसे होगी, घूर्णन अक्ष के अनुदिश नीचे की ओर होगी, ठीक। ये क्या है एंटी क्लॉक्स, ये ऊपर की ओर, ठीक है, आउटवर्ड्स। ठीक, और ये कैसे होगा, ये कैसा होगा, क्लॉकवाइज, ठीक। ये इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इनवर्ड्स, ये अपवर्ड, सॉरी ये अपवर्ड
और ये इनवर्स। नीचे की क्लियर। तो यहाँ तक जो मैं वीडियो बताया आप लोगों को क्लियर हुआ। हम कोडी वेग देखे और क्या दिखे। चलिए अब हमारा टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्लियर है। वृत्तीय गति करने वाली कोष्ठी दी गए समय अंतराल में, लिखिए वृत्तीय कोणीय विस्थापन। वृत्तीय गति करने वाली कोई वस्तु दिए गए समय अंतराल में वृत्तीय मार्ग के केंद्र पर जितने कोण से घूम जाती है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो डेल थीटा इक्वल टू डेल एस बाई डेल आर, है ना। क्या लिखोगे? वृत्तीय गति करने वाली कोई वस्तु दिए गए समयांतर में वृत्तीय मार्ग के केंद्र पर जितने कोण से क्या करती है, घूम जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके। लिख लिए। द एंगल सबटेंडेड बाय द पार्टिकल्स, क्या लिखोगे? द एंगल सबटेंडेड बाय द पार्टिकल्स moving on a circular track at the center of the circle in the given time interval is known as angular displacement. डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये मैंने बनाया डायग्राम, ठीक है। देख रहे हैं डायग्राम? क्या कंडीशन है? 3 कंडीशन ले लेते हैं अपन। ए बी से ले लो या ले लो पी नॉट, P1, P2 सेंटर है। तो क्या कंडीशन होगा? व्हाट विल बी कंडीशन? मान लो वृत्तीय गति करने वाला, चलिए देखिए तो बता देते हैं ना। ये θ1, ये θ2 और ये हो गया डेल थीटा। मान लो, चल लिखिए, मान लो वृत्तीय गति करने वाला कण समय t0 पर, समय t बराबर 0 पर स्थिति कितनी है? P0 पर, और एंगल कितना कर लीजिए। देखिए मान लो को कण वृत्तीय पथ में गति कर रहा है एट टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0, पोजिशन कितनी होगी? P0 एंड एट टाइम, ये हो गया θ1, एट टाइम t पोजिशन कितना हो जाएगा? P1
और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एंगल पी नॉट ओ P1 इक्वल टू θ1। ठीक है, क्लियर हुआ। जब समय t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति कहाँ पर थी, P नॉट थी, और जब समय कितना हुआ t लिया तो उस पर कंडीशन कहाँ गई, P नॉट ओ P1 θ हो गई। अब मान लीजिए θ2 समय पर, t2 समय पर, एंड टाइम एन इंस्टेंट पोजिशन ऑफ मूविंग पार्टिकल, ठीक है, इतना हो जाएगा P2, एंगल P नॉट ओ P2 इक्वल टू कितना हो गया, θ2। अब दोनों में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल जाएगा हमारा कितना, डेल थीटा, θ1 θ2 माइनस θ1 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मान लो समयांतराल T2 माइनस T1, मान लो समयांतराल T2 माइनस T1 में कितनी दूरी तय कर रहा है, डेल एच डिस्टेंस कर रहा है, तो θ2 माइनस θ1 कितना, इतने समय में क्या होगा, वो डेल थीटा कोण से घूम जाता है, तब डेल थीटा को वो कोणीय विस्थापन होगा। अब यदि विस्तीर्ण मार्ग की त्रिज्या कितनी है, r है, तो कोणीय विस्थापन कितना होगा, डेल थीटा इक्वल टू डेल एस बाई डेल r। तो डेल थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल एस, डेल थीटा इक्वल टू डेल एस बाई r। ठीक है, ये कोणीय विस्थापन का समय है। यदि मतलब ये है कि मान लो हम क्या करते हैं, समय T2 माइनस T1 में ये क्या हो रहा है, θ1 माइनस θ2 है ना, ये यहाँ से यहाँ θ1 है, सॉरी यहाँ से θ1 है, यहाँ से आता θ2 है, तो θ2 माइनस θ1 ये हो जाएगा हमारा डेल थीटा, इसी को हम बोलते हैं कोणीय विस्थापन। तो ये जो है कितना घूम जा रहा है वृत्त की परिधि पर, डेल एस, है ना, क्या हो जा रहा है कि ये जो समयांतराल T2 माइनस T1 है इक्वल टू समयांतराल T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल टी समय में कितना दूरी तय करता है, डेल एस दूरी, तो कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, डेल थीटा इक्वल टू डेल एस बाई आर। तो ये कुछ छोटी छोटी टॉपिक्स थी जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को ध्यान तो रखना ही है। ठीक है, तो हमारी वीडियो जो है इसकी लेंथ कितनी हो गई है, 37 मिनट्स की। तो कल हम देखेंगे रिलेशनशिप देखेंगे, है ना, कुछ लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब अपन छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक आधा का देखेंगे, और रिलेशनशिप देखेंगे। कल लास्ट की वीडियो है हमारी, तो उसके बाद हम एक नया चैप्टर लॉ ऑफ मोशन चालू करेंगे और कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुंचाइए ताकि उनको फ़ायदा हो सके। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।